उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायक कल के शक्ति परीक्षण में वोट नहीं डाल पाएंगे। आज सुबह पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका खारिज की। इसके बाद बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के स्पीकर को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। बागी विधायकों के वोट न करने से कांग्रेस के लिए बहुमत साबित करना आसान हो जाएगा। सच्चाई की, ईमानदारी की और लोगों के मत की फिर जीत होगी और कांग्रेस अपना संपूर्ण बहुमत साबित कर पाएगी। बीजेपी ने दावा किया है कि कल एक बार फिर कांग्रेस के विधायक बगावत करेंगे और हमें उम्मीद है कि विधायक इस भ्रष्टाचारी सरकार को, माफियाओं के सरगना मुख्यमंत्री के खिलाफ वोट डालेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे बीएसपी के 2 विधायक हरीश रावत का खेल बिगाड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले हरीश रावत मायावती से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन 1 घंटे के इंतजार के बाद भी मायावती उनसे नहीं मिली। बीजेपी ने भी बीएसपी के करीब आते हुए हरिद्वार जिला पंचायत के चुनाव में बीएसपी के समर्थन का ऐलान किया है। कल सुबह हरीश रावत को विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कल 2 घंटों के लिए उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति परीक्षण के लिए विधानसभा के प्रधान सचिव जयदेव सिंह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। राजधानी देहरादून में कल शाम 5 बजे तक धारा 144 लगा दी गई है और विधानसभा में मोबाइल लेकर जाने पर पाबंदी है। आज भी न्याय हुआ है, आगे भी न्याय होगा और कल भी हमको न्याय मिलेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। 9 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या 62 रह गई है। बहुमत के लिए 32 विधायकों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस के पास 27 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के विधायकों की संख्या 28 है। बीजेपी का एक विधायक कांग्रेस को समर्थन दे रहा है। मनोनीत एंग्लो इंडियन विधायक आरवी गार्डनर भी कांग्रेस का समर्थन कर सकते हैं। उत्तराखंड में 3 निर्दलीय, बीएसपी के 2 और यूकेडी का 1 विधायक है। निर्दलीय और यूकेडी के विधायक कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन बीएसपी पर सस्पेंस है। बीजेपी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएम की बीए की डिग्री और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री दिखाई। अमित शाह ने पीएम पर आरोप लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने को कहा। केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए, देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की तरफ से दिखाई गई डिग्री को फर्जी करार देते हुए माफी की मांग की। जो डिग्री दिखाई गई है वो डिग्री फर्जी है, फोर्ज्ड है। अमित शाह कोई भगवान नहीं है, अरुण जेटली कोई भगवान नहीं है कि कुछ डिग्री वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर रख देंगे और उसको देश की जनता और आम आदमी पार्टी और तमाम लोग ये मान लेंगे कि वो डिग्री सच है। पीएम मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में खुद को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए बताया है। पीएम के हलफनामे के मुताबिक उन्होंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया था, जबकि 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से पीएम की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलगाववादियों के बाद आज कांग्रेस ने भी कश्मीर में सैनिक कॉलोनी का विरोध किया और श्रीनगर में प्रदर्शन किया। सैनिक की रिहेबिलिटेशन और उनकी सैनिक कॉलोनी के लिए जमीन इंश्योर कर दी अगेंस्ट द पेमेंट, दिस इज वायलेशन टू 370। ये कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का दावा है कि महबूबा सरकार श्रीनगर में सैनिक कॉलोनी बनाने का फैसला ले चुकी है और इसके लिए 350 कनाल जमीन तय कर दी गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सैनिक कॉलोनी का मतलब कश्मीर में धोखे से बाहरी लोगों को बसाने की चाल है। हम अपने स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए कॉलोनी बनाए, किसी को एतराज नहीं, लेकिन अगर कॉलोनी बना के हम नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को वहाँ अकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं तो ये हमारे आईन, ये हमारे कानून और ये हमारे जज्बात के खिलाफ है। जबकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सैनिक कॉलोनी के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं हुई है। या जो आप सैनिक कॉलोनी की बात बार बार उठा रहे हैं, मीडिया में आ रही है। पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई भी लैंड अलॉट नहीं हुई है। राज्य सैनिक बोर्ड ने सैनिक कॉलोनी को अप्रैल 2015 में मंजूरी दी थी और श्रीनगर में पुराने एयरपोर्ट के पास 22 एकड़ जमीन मांगी थी। ये मांग बाद में बढ़कर 44 एकड़ हो गई। 10 अप्रैल को महबूबा सरकार ने श्रीनगर जिला प्रशासन से उन जमीनों की पहचान करने को कहा जहां सैनिकों के लिए कॉलोनी बसाई जा सकती है।
बिहार के गया में छात्र की हत्या का आरोपी राकेश रंजन उर्फ रॉकी 2 दिन बाद भी फरार है। हत्या के विरोध में आज एनडीए ने गया में बंद का आयोजन किया। एनडीए ने कहा है कि जब तक रॉकी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि महागठबंधन सरकार आने के बाद अपराधियों का डर खत्म हो गया है। नीतीश कुमार जी से मेरा निवेदन होगा कि प्रधानमंत्री बनने का होगा, बन जाएंगे। बिहार को अपराध मुक्त बिहार बनाने का पहले काम करें। जो आप घूम के महाराष्ट्र और ये शराबबंदी के लिए कर रहे हैं, पहले बिहार को अपराध मुक्त बनाएं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि दोषी कानून से बच नहीं पाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस को जो भी वो हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के मामले में पुलिस को पूरी आज़ादी है। एसआईटी गठन कर दी गई है, इसलिए त्वरित कार्रवाई। रॉकी के पिता और बाहुबली बिंदी यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बिंदी पर अपने बेटे को भगाने और सबूत मिटाने का आरोप है। शनिवार रात गया के बड़े कारोबारी के बेटे आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि जेडीयू विधायक मनोरमा देवी के बेटे रॉकी ने अपनी कार को ओवरटेक करने की वजह से आदित्य की हत्या की। कांग्रेस ने राहुल गांधी की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर राहुल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। 5 मई को पुडुचेरी में कांग्रेस महासचिव नारायणसामी को एक अज्ञात चिट्ठी मिली थी, जिसमें रैली के दौरान राहुल पर हमले की धमकी दी गई है। होम मिनिस्टर हैज एश्योर्ड प्रॉम्प्ट एक्शन एंड आल्सो सिक्योरिटी टू बी एनहांस्ड। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह सचिव राजीव महर्षि से इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने को कहा है। राहुल कल पुडुचेरी के कराईकल में रैली करने वाले हैं। अगस्टा घूसकांड पर संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से भड़की कांग्रेस ने आज राज्यसभा में हंगामा किया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने केरल और तमिलनाडु की चुनावी सभाओं में अगस्टा को लेकर पीएम के भाषण पर आपत्ति जताते हुए संसद में बयान की मांग की। कांग्रेस के हंगामे की वजह से कई बार राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। अन्य प्रधानमंत्री जी को अगर कहना था तो जब इस विषय पे चर्चा चल रही है, हाउस चल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने इस सदन में और उस सदन में ये बात क्यों नहीं की। अगस्टा वेस्टलैंड की जांच में लगी एजेंसियों को करीब 20 भारतीय पत्रकारों की भूमिका पर शक है। सीबीआई और ईडी के सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर डील में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को करीब 45 करोड़ रुपए भारतीय मीडिया को मैनेज करने के लिए दिए गए थे। कहा जा रहा है कि इस रकम का इस्तेमाल अगस्टा डील के खिलाफ कवरेज रोकने के लिए किया गया। मिशेल के दिल्ली दौरे में उनसे मिलने वाले कुछ पत्रकारों और अधिकारियों पर जांच एजेंसियों की नजर है। जांच के लिए ईडी जल्द ही अपनी टीम सिंगापुर भेजने वाली है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि 24 जुलाई को हो रहे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET 2 में वो छात्र भी हिस्सा ले सकेंगे जो 1 मई को हुई नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET 1 में हिस्सा ले चुके हैं। हालांकि ऐसे छात्रों को पहले NEET 1 की अपनी उम्मीदवारी छोड़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT में आवेदन कर 1 मई को इम्तिहान देने वाले छात्रों को 24 जुलाई को मौका नहीं मिलेगा। 24 जुलाई को AIPMT के अलावा बाकी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का आवेदन करने वालों का टेस्ट रखा गया है। 1 मई और 24 जुलाई को होने वाली प्रवेश परीक्षाओं का नतीजा एक साथ 17 अगस्त को निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस साल से मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की व्यवस्था शुरू हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के सदस्यों को सरकार सस्ता घर देने की योजना पर विचार कर रही है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। हालांकि योजना पर चर्चा अभी शुरुआती दौर में है। पिछले साल सितंबर में EPFO ट्रस्टीज की बैठक के एजेंडे में भी इस प्रस्ताव को शामिल किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि EPFO के सदस्यों को उनके PF के पैसे से मकान खरीदने की इजाजत दी जाए। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करीब 6 करोड़ लोग EPFO के सदस्य हैं। हालांकि प्रस्ताव में कहा गया है कि सस्ते मकान का फायदा कम आमदनी वाले उन्हीं लोगों को दिया जाए जो पूरी नौकरी के दौरान घर नहीं खरीद पाए हैं।
वित्तीय वर्ष 2009-10 से जिन आयकर दाताओं को रिटर्न की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है, उनके लिए एक आखिरी मौका है। सीबीडीटी ने 31 अगस्त तक प्रोसेसिंग या रिफंड के लिए अटके आयकर रिटर्न को पूरा करने का मौका दिया है। साल 2009-10, साल 2010-11, साल 2011-12, साल 2013-14 और साल 2015 की आयकर रिटर्न की अधूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए करदाताओं को या तो अपने आधार नंबर से इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन करना होगा या फिर आयकर विभाग की वेबसाइट पर बैंक खाते के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा, या फिर ITR-V की कॉपी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेंगलुरु में 31 अगस्त तक स्पीड पोस्ट से भेजनी होगी। ये छूट उन आयकर दाताओं के लिए नहीं है जिनके खिलाफ आयकर विभाग किसी तरह की कार्रवाई शुरू कर चुका है। NIA के हवाले से पता चला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वक्त करीब 400 करोड़ रुपए के जाली नोट मौजूद हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। स्टडी के मुताबिक हर साल 70 करोड़ रुपए के नकली नोट भारतीय बाजार में आ रहे हैं। अनुमान है कि हर साल 10 लाख में 250 नोट नकली हैं। नकली नोट का यह आंकड़ा कनाडा, मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन के मुकाबले ज्यादा है। इस वक्त दुनिया एक अनोखी खगोलीय घटना देख रही है। सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच बुध ग्रह आ रहा है। यह खगोलीय घटना करीब 10 साल के बाद घट रही है। सूर्य और पृथ्वी के बीच बुध ग्रह का आना 100 साल में तकरीबन 13 से 14 बार होता है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:42 से नजारा दिखना शुरू हुआ। पृथ्वी और सूर्य के बीच बुध करीब 7.5 घंटों तक रहेगा, इसलिए सूर्यास्त के बाद यह घटना भारत में नहीं देखी जा रही है। इस खगोलीय घटना का अंत अफ्रीका से देखा जा सकेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच बुध के अलावा सिर्फ शुक्र ग्रह आ सकता है, क्योंकि दूसरे सभी ग्रह पृथ्वी से काफी दूर हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर आज उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल ने भी केदारनाथ के दर्शन किए। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी आज भक्तों के लिए खोल दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट 2 दिन बाद खुलेंगे। सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद चारों धामों के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं।